सिस्टमिक स्टैक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जो हमारी डेटा एंड स्टोरेज सिस्टम सीरीज का हिस्सा है, हम दी आर्किटेक्चर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को समझेंगे। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टीशनिंग सिंगल नोड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ जाने वाले पहले रियल स्टेप्स में से एक है और पार्टीशन बाउंड्री का चॉइस आगे ऑलमोस्ट हर चीज को शेप करता है। ये लोकेलिटी, बैलेंसिंग, पैरेललिज्म, फैन आउट क्वेरीज और ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग को अफेक्ट करता है। इंटरव्यूज में ये टॉपिक इसलिए यूजफुल है क्योंकि इससे पता चलता है कि कैंडिडेट बिगर मशीन से आगे सोच सकता है या नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू कॉन्क्रीट है। पार्टीशनिंग स्ट्रैटेजी समझने से कीज, बाउंड्रीज, वर्कलोड शेप और सिस्टम ग्रोथ बिहेवियर पर बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे स्केलिंग कंस्ट्रेंट्स, पार्टीशनिंग कीज और मेथड्स, शार्डिंग और रिक्वेस्ट राउटिंग और डेटा स्क्यू और हॉटस्पॉट्स के साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरीज, क्लस्टर रीबैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस और रेप्लिकेशन, सेकेंडरी इंडेक्सिंग और स्ट्रेटेजिक अडॉप्शन की तरफ। सेशन के आखिर तक आपके पास आर्किटेक्चर, ऑपरेशनल मैकेनिक्स और उन डिजाइन डिसीजंस का एक क्लियर रोड मैप होगा जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के आर्किटेक्चर में वाकई मायने रखते हैं। पार्टीशनिंग को समझने के लिए पहले हमें डेटाबेस ग्रो करने के पुराने तरीके को देखना होगा, जिसे वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। ये असल में बस एक बड़ी और तेज मशीन खरीदना है जिसमें ज़्यादा रैम और ज़्यादा सीपीयू कोर्स हो ताकि बढ़ा हुआ लोड संभाला जा सके। लेकिन इस अप्रोच में आखिर में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या होगा जब मार्केट का सबसे पावरफुल सर्वर भी कम पड़ जाए? इसे वर्टिकल स्केलिंग की सीलिंग कहते हैं। हाई एंड हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स के अलावा एक सिंगल मदरबोर्ड पर डेटा कितनी तेज़ी से मूव कर सकता है, उसकी भी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं। जब हम इस दीवार से टकराते हैं तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। एक मशीन को बड़ा करने के बजाय हमें काम को कई छोटी मशीन्स में बांटना पड़ता है। इसी शिफ्ट को हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं और यहीं से सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। डेटा को आखिर स्लाइस कैसे करें ताकि वो एक साथ कई जगहों पर रह सके बिना अपनी इंटेग्रिटी खोए या बिना उसे ढूंढना मुश्किल बनाए। एक बार जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा डेटा मल्टीपल मशीन्स पे रहने वाला है, तो हमारे सामने एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। हम आखिर ये कैसे डिसाइड करें कि इंफॉर्मेशन का एक स्पेसिफिक पीस कहाँ जाएगा? अगर आपके पास 10 अलग-अलग सर्वर्स हैं, तो आप उन पर डेटा बस रैंडमली नहीं फेंक सकते, क्योंकि फिर एक सिंगल कस्टमर रिकॉर्ड ढूंढने के लिए आपको फ्लीट के हर एक सर्वर से पूछना पड़ेगा, जो स्केलिंग के पूरे पर्पस को ही खत्म कर देता है। यहीं पर हम पार्टीशन की के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्टीशन की आपके डेटा का एक स्पेसिफिक फील्ड होता है, जैसे यूजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी या जिप कोड, जो पूरे सिस्टम के लिए एक मैथ की तरह काम करता है। की के तौर पर एक कंसिस्टेंट एट्रीब्यूट चुनकर डेटाबेस एक सिंपल रूल या मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली किस सर्वर को वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड स्टोर करना चाहिए। ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड फाइलों के ढेर और एक ऐसी लाइब्रेरी के बीच का फर्क है जहां हर बुक की अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक स्पेसिफिक शेल्फ होती है। की का ये चॉइस पूरे पार्टीशनिंग प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल डिसीजन है, क्योंकि यही तय करता है कि आपका काम आपके हार्डवेयर पर कितने इवनली स्प्रेड होगा। पार्टीशन की होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगला सवाल ये आता है कि हम इन कीज को अलग अलग सर्वर्स में भरने के लिए ग्रुप कैसे करें। इसका सबसे आसान और इंट्यूटिव तरीका है रेंज पार्टीशनिंग। इस अप्रोच में हम हर पार्टीशन को वैल्यूज की एक कंटिन्यूस रेंज असाइन कर देते हैं, जैसे कि एक एनसाइक्लोपीडिया का सेट ऑर्गेनाइज होता है। उदाहरण के लिए अगर आप लास्ट नेम के हिसाब से पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो सर्वर ए से जी तक के सारे नाम हैंडल कर सकता है और सर्वर बी एच से एम तक। ये तब बहुत काम आता है जब आपको अक्सर रिलेटेड डेटा का सेट निकालना हो, जैसे कि अक्टूबर के महीने में हुए सारे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स फिजिकली एक ही जगह पर होंगे। लेकिन इस मेथड में एक बड़ा रिस्क है, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। अगर आपके सिस्टम पर कोई प्रमोशन चल रहा है जहां एक ही लास्ट नेम वाले हजारों लोग या एक ही स्पेसिफिक टाइम विंडो में बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटाबेस को हिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सर्वर पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाए जबकि बाकी आइडल बैठे रहें। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन इसमें हमें यह सोचना पड़ता है कि रियल वर्ल्ड में ये रेंजेस असल में कितनी बैलेंस्ड रहेंगी। अगर रेंज पार्टीशनिंग हमें उन खतरनाक हॉटस्पॉट्स के लिए वल्नरेबल छोड़ देती है, तो असली सवाल यह है कि हम डेटा को और भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं, चाहे कीज कितनी भी सिमिलर क्यों ना हो। यहीं पर हैश पार्टीशनिंग काम आती है। इसमें हम की एक्चुअल वैल्यू जैसे डेट या नेम को देखने के बजाय उस की को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से गुजारते हैं, जिसे हैश फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन किसी भी इनपुट को लेता है और उसे एक रैंडम दिखने वाले नंबर में बदल देता है। फिर हम उस नंबर का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करते हैं कि कौन से सर्वर को डेटा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 4 सर्वर्स हैं, तो सिस्टम यूजर आईडी का हैश निकाल सकता है और उसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख सकता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि अगर आप 1 मिनट में 1000 यूजर्स भी क्रिएट करते हैं, तो उनका डेटा आपके सभी सर्वर्स पर लगभग परफेक्टली स्कैटर हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हॉटस्पॉट्स को खत्म कर देता है और वर्कलोड को बैलेंस रखता है। लेकिन यहाँ एक कैच है,
क्योंकि अब डेटा रैंडमली स्कैटर्ड है, तो वो जो रेंज वाला कन्वीनियंट ग्रुपिंग था वो आप खो देते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक वीक में क्रिएट हुए सभी यूजर्स को ढूंढना चाहते हैं तो डेटाबेस अब सिर्फ एक जगह नहीं देख सकता, उसे रिजल्ट्स इकट्ठा करने के लिए क्लस्टर के हर एक सर्वर को चेक करना होगा। जब हम रोज को रेंज या हैश के हिसाब से स्प्लिट करने की बात करते हैं तो एक सवाल और आता है, क्या एक बड़ी टेबल को तोड़ने का यही इकलौता तरीका है? वैसे तो हम अक्सर टेबल्स को छोटा बनाने पर फोकस करते हैं ताकि रोज को अलग अलग सर्वर्स पर फैलाया जा सके, जिसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कहते हैं। लेकिन कई बार असल बॉटलनेक रिकॉर्ड्स की संख्या नहीं होती, बल्कि टेबल की विड्थ यानी कॉलम्स की संख्या होती है, और यहीं से आता है वर्टिकल पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट। सोचिए एक यूजर प्रोफाइल टेबल है जिसमें 100 अलग अलग कॉलम्स हैं, जैसे बड़े टेक्स्ट बायोग्राफीज या प्रोफाइल पिक्चर्स का बाइनरी डेटा। अगर आपकी ज्यादातर क्वेरीज को सिर्फ यूजर नेम और ईमेल की जरूरत है तो हर बार उन एक्स्ट्रा भारी भरकम कॉलम्स को लोड करना मेमोरी वेस्ट करता है और सिस्टम को स्लो कर देता है। वर्टिकल पार्टीशनिंग इसे सॉल्व करता है कॉलम्स को फिजिकली अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर। आप शायद अक्सर काम आने वाली लॉगिन इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में रखें और भारी कम इस्तेमाल होने वाला डेटा जैसे अकाउंट हिस्ट्री या बायो किसी दूसरी स्टोरेज लोकेशन पर मूव कर दें। ये समझकर कि हम डेटा को वॉल्यूम हैंडल करने के लिए हॉरिजॉन्टली और कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए वर्टिकली स्लाइस कर सकते हैं, हमारे पास डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल किट आ जाता है। अब जब हमारा डेटा टुकड़ों में बंट चुका है और अलग अलग मशीनों पर फैल गया है तो एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। एप्लीकेशन को असल में पता कैसे चलता है कि उसे जो डेटा चाहिए वो कहाँ है? अगर कोई यूजर लॉगिन करना चाहता है तो एप्लीकेशन को ये गेस नहीं करना चाहिए कि उनका स्पेसिफिक रिकॉर्ड किस सर्वर पर है। लॉजिकल स्प्लिटिंग से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इस ट्रांजैक्शन को ही हम डेटाबेस शार्डिंग कहते हैं। एक शार्डेड एनवायरनमेंट में हर इंडिविजुअल सर्वर को एक शार्ड कहा जाता है। चीजों को एफिशिएंट रखने के लिए हम आमतौर पर एक राउटिंग लेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर या स्विच बोर्ड की तरह समझें। जब कोई क्वेरी आती है तो ये राउटर उस पार्टीशन की को देखता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, सिस्टम का मैप चेक करता है और रिक्वेस्ट को सीधे उस स्पेसिफिक शार्ड पर भेज देता है जहां वो डेटा रखा है। इससे सिस्टम को हर रिक्वेस्ट को हर सर्वर पर ब्रॉडकास्ट नहीं करना पड़ता, वरना नेटवर्क पर बहुत जल्दी लोड बढ़ जाएगा। इस मैपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम ये पक्का करते हैं कि चाहे शार्ड्स की संख्या 2 से बढ़कर 200 क्यों ना हो जाए, डेटा खोजने का प्रोसेस हमेशा फास्ट और प्रिडिक्टेबल बना रहे, चाहे सिस्टम का साइज कितना भी बड़ा हो। भले ही आपके पास ट्रैफिक डायरेक्ट करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड राउटिंग लेयर हो, आप शायद नोटिस करें कि कोई एक स्पेसिफिक सर्वर हमेशा 90% कैपेसिटी पर चल रहा है, जबकि बाकी सर्वर एकदम रिलैक्स्ड है। इससे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हमारा पार्टीशनिंग लॉजिक हर जगह कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है तो फिर लोड इतना अनइवन क्यों है? इस चीज को डेटा स्क्यू कहा जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में सबसे कॉमन परफॉर्मेंस रुकावटों में से एक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सोशल मीडिया ऐप को यूजर पॉपुलैरिटी या जियोग्राफिक रीजन के आधार पर पार्टीशन करते हैं तो हो सकता है कि कोई एक सेलिब्रिटी या कोई बड़ा मेट्रो शहर एक एवरेज यूजर या छोटे शहर के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करे। वो स्पेसिफिक मशीन जिसमें ये हाई ट्रैफिक डेटा स्टोर है उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जब एक हॉटस्पॉट बन जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने सर्वर्स हैं, पूरी एप्लीकेशन स्लो लगने लगती है क्योंकि वो एक अकेला ओवरवेल्म्ड शार्ड रिक्वेस्ट के भारी बैकलॉग को क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहा होता है। ये बात साफ करती है कि पार्टीशनिंग सिर्फ स्प्लिट करने का मैथ्स नहीं है, बल्कि डेटा के इस लॉपसाइडेड नेचर को समझना भी बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा कि कैसे फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की वजह से शार्ड्स ओवरलोड हो सकते हैं। तो जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि क्या डेटा कहाँ जाएगा ये तय करने का कोई ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीका है? ऐसा तरीका जहां अगर कोई खास यूजर या रीजन बहुत ज्यादा बिजी हो जाए तो हम खुद दखल दे सके? यहीं पर हम रिजिड एल्गोरिथमिक रूल्स को छोड़कर डायरेक्टरी बेस्ड पार्टीशनिंग की बात करते हैं। शार्ड लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए हैश या रेंज का इस्तेमाल करने के बजाय सिस्टम एक सेंट्रल लुकअप टेबल या डायरेक्टरी रखता है। ये डायरेक्टरी ट्रैक रखती है कि कौन सा शार्ड के स्पेसिफिक डेटा रिकॉर्ड को होल्ड कर रहा है। इसे आप एक होटल के कॉन्सियर्ज की तरह समझ सकते हैं, जिसके पास एक रिकॉर्ड होता है कि कौन सा गेस्ट किस रूम में है। अगर कोई शार्ड बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो आप बस डायरेक्टरी को अपडेट करके नए डेटा को या यहां तक कि पुराने डेटा को भी किसी शांत सर्वर पर मूव कर सकते हैं। इससे काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि आप रियल टाइम परफॉर्मेंस के हिसाब से लोड बैलेंस कर सकते हैं और आपको हैश फंक्शन के भरोसे नहीं रहना पड़ता। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ भी है। अब हर सिंगल क्वेरी को डेटा ढूंढने से पहले डायरेक्टरी चेक करनी पड़ती है। अगर वो सेंट्रल लुकअप सर्विस ओवरलोड हो जाए तो ये एक नया परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन सकता है। अभी तक हमने इस बात पर फोकस किया है कि कैसे एक स्पेसिफिक जगह पर डेटा को जल्दी से ढूंढे, लेकिन अब एक मुश्किल सवाल सामने आता है, क्या होगा जब हमें अपनी सर्च को हर उस हेस्टैक में चलाना पड़े जो हमने बनाया है?
यहीं पर पार्टीशनिंग की सरलता और कॉम्प्लेक्स डेटा रिक्वेस्ट्स की असली मुश्किलों का सामना होता है। एक स्टैंडर्ड नॉन पार्टीशन डेटाबेस में आप बिना सोचे दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं या हर रो पर रिपोर्ट चला सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अपने डेटा को अलग अलग फिजिकल मशीन्स में शार्ट कर देते हैं तो एक बड़ी क्वेरी, जैसे हर रीजन के सभी एक्टिव यूजर्स की लिस्ट, एक प्रोसेस शुरू करती है जिसे स्कैटर गैदर कहते हैं। सिस्टम को उस रिक्वेस्ट को हर एक शार्ट पर ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, हर मशीन के अपने लोकल सर्च खत्म करने का इंतजार करना पड़ता है और फिर उन नतीजों को इकट्ठा करके एक सिंगल लिस्ट में मर्ज करना पड़ता है। असली परफॉर्मेंस की समस्या तब आती है जब आपकी पूरी क्वेरी अब उतनी ही तेज रह जाती है जितना आपके क्लस्टर का सबसे धीमा यानी कि स्लोएस्ट शार्ड। अगर एक भी सर्वर पर लोड ज्यादा है या उसमें कोई छोटा सा भी इशू है तो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे यूजर को डिले महसूस होगा, चाहे बाकी शार्ड्स कितने भी तेज क्यों ना हो। ये बात हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करती है, जहां हमें डेटा को ग्रुप करने के तरीके पर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि इन महंगी मल्टी स्टॉप ट्रिप से बचा जा सके। अगर हम जानते हैं कि हर एक सर्वर पर सर्च ब्रॉडकास्ट करना स्लो और रिस्की है, तो जाहिर है आप सोचेंगे कि क्या हम इस झंझट से बच सकते हैं। शायद अलग अलग टेबल्स को स्प्लिट करने का कोई ज्यादा स्मार्ट तरीका हो। एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप शायद ही कभी सिर्फ एक डेटा पॉइंट देखते हैं। अक्सर आप एक यूजर और उनके सभी रीसेंट ऑर्डर्स को एक साथ देखना चाहते हैं। यहीं पर असली डिजाइन चैलेंज आता है। हम ये कैसे पक्का करें कि एक दूसरे से जुड़ी जानकारी एक ही फिजिकल सर्वर पर हो ताकि उन्हें नेटवर्क के जरिए बात ना करनी पड़े। इस स्ट्रैटेजी को पार्टीशन कोलोकेशन कहा जाता है। हर टेबल को अलग अलग पार्टीशन करने के बजाय हम उन्हें अलाइन करते हैं। अगर हम अपने यूजर्स को उनकी यूजर आईडी के हिसाब से शॉर्ट करते हैं तो हम पक्का करते हैं कि उनके ऑर्डर्स भी उसी यूजर आईडी से शॉर्ट हो। ऐसा करने से एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां यूजर 1 2 3 का सारा डेटा एक ही फाइलिंग कैबिनेट के एक ही ड्रॉर में होता है। जब एप्लीकेशन को रिसीट जनरेट करने के लिए उन दो टेबल्स को ज्वाइन करना होता है तो डेटाबेस सारा काम एक ही मशीन पर लोकली कर लेता है, बिना किसी स्कैटर गैदर ऑपरेशन की जरूरत के। इससे लेटेंसी बहुत कम हो जाती है और ये पक्का होता है कि जब तक हमें वो आईडी पता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्वेरी तेज और एफिशिएंट रहेगी, चाहे सर्वर्स की कुल संख्या कितनी भी बढ़ जाए। जब हमारे शार्ड्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और डेटा कोलोकेट हो जाता है तो सब कुछ परफेक्ट लग सकता है। लेकिन फिर एक दिन आपका ट्रैफिक डबल हो जाता है या स्टोरेज फुल हो जाती है। यहाँ एक बहुत नेचुरल सवाल उठता है, क्या होगा जब हमारे पास मौजूद सर्वर्स में जगह ही खत्म हो जाए। हम बस एक बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्लस्टर में एक नया शार्ड ऐड करना पड़ता है। इस प्रोसेस को रीबैलेंसिंग कहते हैं और ये मौजूदा ओवरलोडेड सर्वर से नए सर्वर्स पर डेटा मूव करने का तरीका है ताकि वर्कलोड बैलेंस रहे। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी लाइब्रेरी को रीऑर्गेनाइज करना जबकि लोग अभी भी किताबें इशू करवा रहे हों। आपको डेटा बहुत ध्यान से मूव करना पड़ता है ताकि ट्रांजिशन के दौरान भी एप्लीकेशन उसे ढूंढ पाए। अगर हम रीबैलेंस नहीं करेंगे तो नया सर्वर खाली बैठा रहेगा और पुराने सर्वर्स पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, जिससे स्केलिंग का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसका गोल यह है कि प्रेशर कम करने के लिए जरूरी डेटा माइग्रेट किया जाए बिना नेटवर्क को ओवरलोड किए या यूजर्स के लिए डाउन टाइम लाए, ताकि जरूरत के हिसाब से सिस्टम सही तरह से ग्रो कर सके। इस रीऑर्गेनाइजेशन के साथ असली चैलेंज इसकी मैथ है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम डेटा को शार्ड में बांटने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा जब शार्ड्स का नंबर बदल जाए। कई सिंपल सिस्टम्स में हम बेसिक रिमाइंडर कैलकुलेशन यूज करते हैं। डेटा के आईडी नंबर को सर्वर्स के टोटल नंबर से डिवाइड करके उसकी लोकेशन निकाली जाती है। लेकिन अगर आप 3 सर्वर्स से 4 पर जाते हैं तो लगभग हर डेटा पॉइंट का रिमाइंडर बदल जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक नई मशीन जोड़ने के लिए आपको डेटाबेस के करीब करीब हर रिकॉर्ड को मूव करना होगा। यहीं पर काम आती है एक ज्यादा रिजिलिएंट टेक्निक जिसे कंसिस्टेंट हैशिंग कहते हैं। सर्वर्स को एक फिक्स लिस्ट समझने के बजाय हम उन्हें एक बड़े सर्कल या रिंग पर पॉइंट्स की तरह इमेजिन करते हैं। डेटा को भी इस रिंग पर एक स्पॉट दिया जाता है और वो उस पहले सर्वर का हिस्सा बन जाता है जो रिंग पर घूमते हुए उसे सबसे पहले मिलता है। इस सर्कुलर लॉजिक की वजह से जब आप एक नया सर्वर जोड़ते हैं तो वो सिर्फ अपने पड़ोसी सर्वर से डेटा का एक छोटा सा हिस्सा लेता है। आपका ज्यादातर डेटा अपनी जगह पर ही रहता है, जिससे क्लस्टर की ग्रोथ बहुत स्मूथ हो जाती है और यूजर्स के लिए कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता। डेटा को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने और क्लस्टर को स्मूथली ग्रो करने के बाद भी हमें एक बात माननी पड़ेगी, हार्डवेयर कभी भी परफेक्ट नहीं होता और यहीं से एक बड़ी मुश्किल शुरू होती है। एक पार्टीशन सिस्टम में अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो यह सिर्फ काम धीमा नहीं करता, बल्कि डेटा का एक खास हिस्सा भी अपने साथ पूरी तरह ऑफलाइन ले जाता है। मान लीजिए अगर ए से एम तक के सरनेम वाले सारे यूजर्स शार्ड ए पर हैं और शार्ड ए क्रैश हो जाए तो आपके आधे कस्टमर्स अचानक लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपनी पार्टीशनिंग स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेशन के साथ जोड़ना पड़ता है। इसमें डेटा का एक यूनिक पीस सिर्फ एक ही शार्ड पर रहने के बजाय हम ये पक्का करते हैं कि हर पार्टीशन की मल्टीपल कॉपीज या रेप्लिकास अलग अलग फिजिकल मशीन्स पर स्टोर हों।
आमतौर पर एक सर्वर उस पार्टीशन के लिए प्राइमरी लीडर की तरह काम करता है जो सारे अपडेट्स हैंडल करता है, जबकि बाकी सर्वर्स बैकअप की तरह काम करते हैं। अगर लीडर फेल हो जाता है तो कोई एक बैकअप तुरंत उसकी जगह ले सकता है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम सिर्फ स्पीड और स्केल के लिए पार्टीशन नहीं है, बल्कि सेफ्टी के लिए डुप्लीकेट भी किया गया है, ताकि एक मशीन के खराब होने से हमारे डेटाबेस का पूरा सेगमेंट ही गायब ना हो जाए। डेटा की मल्टीपल कॉपियां रखने से सिस्टम रेजिलिएंट तो बन जाता है, लेकिन इससे एक नई और थोड़ी छिपी हुई सिरदर्दी भी शुरू हो जाती है। अब असली सवाल ये है कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग सर्वर्स पर एक ही यूजर के रिकॉर्ड की 3 कॉपियां हैं, तो हम ये कैसे पक्का करें कि जब वो यूजर अपनी जानकारी अपडेट करे तो वे सब बिल्कुल एक जैसी रहें। इसी को डेटा कंसिस्टेंसी का चैलेंज कहते हैं। अगर हम ये तय करते हैं कि यूजर को सेव सक्सेसफुल बताने से पहले हर एक कॉपी अपडेट होनी चाहिए, तो इसे सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कहा जाता है। ये बहुत सुरक्षित है क्योंकि हर रेप्लिका हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन इससे सिस्टम धीमा हो जाता है क्योंकि हमें सबसे स्लो सर्वर के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन चुन सकते हैं, जहां हम मेन सर्वर को अपडेट करते हैं और फिर बैकअप्स को कुछ मिलीसेकंड बाद अपडेट होने देते हैं। इससे एप्लीकेशन बहुत तेज महसूस होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टाइम विंडो ऐसा होता है जहां अलग अलग सर्वर्स पर टेक्निकली एक ही डेटा के अलग वर्जन दिख सकते हैं। इन दोनों के बीच चुनाव करना सिर्फ एक टेक्निकल बटन दबाने जैसा नहीं है, ये एक बड़ा फैसला है कि आपकी एप्लीकेशन डेटा की एक्यूरेसी को प्राथमिकता देती है या उसकी स्पीड को। अब जब हमने अपने डेटा को रेप्लिकेट करना और उसे कंसिस्टेंट रखना सीख लिया है, तो हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो हर डेवलपर को कभी ना कभी फेस करनी ही पड़ती है। मान लीजिए हमने अपना सारा डेटा एक यूजर आईडी के हिसाब से पार्टीशन कर दिया है ताकि सब ऑर्गेनाइज्ड रहे। पर अब अगर हमें किसी और चीज के बेसिस पर सर्च करना हो, जैसे यूजर का ईमेल एड्रेस या फोन नंबर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ असली दिक्कत यह है कि क्योंकि हमने ये डिसाइड करने के लिए कि डेटा किस शार्ट में जाएगा ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड आखिर है कहाँ, जब तक हम हर जगह चेक ना कर लें। इसीलिए हमें सेकेंडरी इंडेक्सेस के बारे में बात करनी होगी। एक पार्टीशन वर्ड में सेकेंडरी इंडेक्स को हैंडल करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है लोकल इंडेक्स बनाना, जहां हर सर्वर सिर्फ उन्हीं ईमेल्स की लिस्ट रखता है जो उसके पास स्टोर्ड है। इसे अपडेट करना तो बहुत फास्ट है, लेकिन सर्च करना स्लो हो जाता है क्योंकि हमें हर सर्वर से पूछना पड़ता है कि क्या उनके पास वो ईमेल है। दूसरा तरीका है ग्लोबल इंडेक्स का, जो बेसिकली एक सेपरेट और डेडिकेटेड पार्टीशन होता है। ये पूरे सिस्टम के हर ईमेल एड्रेस को उसके सही यूजर आईडी के साथ मैप कर देता है। हालांकि इससे सर्च तो लाइटनिंग फास्ट हो जाती है, पर इसका मतलब ये भी है कि जब भी कोई यूजर अपना ईमेल बदलता है तो सिस्टम को एक साथ 2 अलग अलग पार्टीशंस में कॉम्प्लेक्स अपडेट्स करने पड़ते हैं। अब जब हमारा डेटा दर्जनों या सैकड़ों मशीन्स में स्प्लिट, रेप्लिकेट और इंडेक्स हो चुका है, तो हमारे सामने एक बेसिक लेकिन बहुत क्रिटिकल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपको यूजर प्रोफाइल फेच करनी है, तो आपके कोड को आखिर पता कैसे चलेगा कि इन इतने सारे सर्वर्स में से किससे बात करनी है? हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूजर का फोन या वेब ब्राउजर हमारे डेटा सेंटर के हर सर्वर की एक बड़ी और लगातार बदलती हुई लिस्ट रखे। यहीं पर हमें एक राउटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पार्टीशन सिस्टम के लिए एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करे। इसे सॉल्व करने का एक कॉमन तरीका है एक डेडिकेटेड राउटिंग टियर बनाना, जो असल में यूजर्स और डेटाबेस के बीच एक स्मार्ट मिडिलमैन की तरह होता है। ये मिडिलमैन इनकमिंग रिक्वेस्ट को देखता है, पार्टीशन की को पहचानता है और तुरंत ट्रैफिक को उस स्पेसिफिक सर्वर की तरफ मोड़ देता है जहां वो डेटा रखा है। कुछ और डिजाइन्स में हम एक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जहां यूजर क्लस्टर के किसी भी सर्वर से बात कर सकता है। अगर उस सर्वर के पास डेटा नहीं है, तो वो बस रिक्वेस्ट को अपने उस पड़ोसी सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है जिसके पास वो डेटा है। एब्स्ट्रैक्शन की ये लेयर ये इंश्योर करती है कि भले ही पीछे क्लस्टर बड़ा होता जाए या बदलता रहे, एंड यूजर के लिए एक्सपीरियंस एकदम सिंपल और सीमलेस बना रहे, जैसे कि वो अभी भी सिर्फ एक बड़े डेटाबेस से बात कर रहे हो। भले ही आपका राउटिंग टियर एकदम परफेक्ट हो और डेटा ढूंढने का तरीका स्मूथ हो, पर फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां सिस्टम उतना बैलेंस नहीं लेता जितना मैथ के हिसाब से होना चाहिए था। इसकी वजह से एक बड़ी ऑपरेशनल हेडेक शुरू हो जाती है। सोचिए क्या होगा अगर कोई एक डेटा पीस इतना पॉपुलर हो जाए कि वो जिस सर्वर पर बैठा है उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर दे। इसे अक्सर हॉटस्पॉट कहा जाता है, और ये आमतौर पर तब होता है जब हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाता है। मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया ऐप को यूजर नेम के हिसाब से पार्टीशन कर रहे हैं। ज्यादातर अकाउंट्स को दिन में बस कुछ ही व्यूज मिलते हैं, लेकिन अगर कोई ग्लोबल सेलिब्रिटी कुछ पोस्ट कर दे तो प्लेटफॉर्म का हर इंसान उसी एक स्पेसिफिक शार्ट को एक ही समय पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अचानक भले ही आपके पास 100 सर्वर्स हों, आपकी पूरी ऐप स्लो लगने लगती है क्योंकि उस एक सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड आ गया है, जबकि बाकी सर्वर्स खाली बैठे हैं।
इसे ठीक करने के लिए हमें सिंपल पार्टीशनिंग रूल से आगे बढ़कर कुछ स्ट्रैटेजीज सोचनी होंगी, जैसे हॉट कीज को और ज्यादा स्प्लिट करना या डेटाबेस से प्रेशर हटाने के लिए टेम्परेरी कैशिंग का इस्तेमाल करना। इससे हमें ये याद आता है कि पार्टीशनिंग कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला काम नहीं है। इसके लिए लगातार इन इम्बैलेंसेस पर नजर रखनी पड़ती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि काम वाकई में पूरे क्लस्टर में सही से बटा हुआ है। अब डेटा को कैसे स्प्लिट करना है, उसे मूव करना है और बिजी हॉटस्पॉट्स को कैसे हैंडल करना है, ये सब देखने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल आता है, हम इन सब चीजों का ट्रैक कैसे रखें। जब आपके पास एक सिंगल डेटाबेस होता है तो उसकी हेल्थ चेक करना आसान होता है, क्योंकि आपको बस उस एक मशीन को देखना होता है। लेकिन एक पार्टीशन दुनिया में आपके पास दर्जनों या सैकड़ों मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हर एक के अपने अलग लॉग्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं। यही ऑपरेशनल विजिबिलिटी का असली चैलेंज है। अगर कोई यूजर रिपोर्ट करता है कि ऐप स्लो है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम शार्ट 4 पर हो, या शायद राउटिंग लेयर में हो, या फिर कोई रेप्लिका हो जो अपडेट्स में पीछे छूट गया हो। इसे मैनेज करने के लिए हमें सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पड़ते हैं, जो हर एक नोड से डेटा इकट्ठा करके उसे एक सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाते हैं। हमें एक नज़र में यह देखने की काबिलियत चाहिए कि क्या कोई शार्ट बाकी के मुकाबले ज्यादा हॉट चल रहा है, या फिर क्या रीबैलेंसिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है। इस हाई लेवल व्यू के बिना एक पार्टीशन सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स जैसा बन जाता है, जहां प्रॉब्लम्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। इससे यह साबित होता है कि भले ही हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देती है, पर यह एक बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी खड़ा करती है, जिसके लिए खास टूल्स की जरूरत होती है, ताकि सब कुछ एक सिंगल यूनिट की तरह स्मूथली चलता रहे। हॉटस्पॉट्स को मैनेज करने से लेकर कस्टम मॉनिटरिंग टूल्स बनाने तक हमने इसकी सारी लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है, ये सारी मेहनत आखिर काम कब आती है। बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियों की मैसिव स्केलेबिलिटी देखकर बहुत मन करता है कि हम भी अपना सिस्टम पहले दिन से ही वैसा ही डिजाइन करें। लेकिन असली बात यह है कि पार्टीशनिंग एक तरह का कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स लेकर आता है, जो एक छोटी टीम की रफ्तार धीमी कर सकता है। शुरुआत में ज्यादातर वर्टिकल स्केलिंग करना ही बेहतर होता है, यानी बस एक बड़ा और फास्ट सर्वर ले लेना। इससे आपका लॉजिक सिंपल रहता है और आपका सारा डेटा एक ही जगह पर रहता है। आपको डेटा पार्टीशनिंग की तरफ तभी कदम बढ़ाना चाहिए जब आप ऐसी फिजिकल लिमिट पर पहुंच जाएं जिसे एक सिंगल मशीन हैंडल ही ना कर सके, या फिर एक बड़े सर्वर का खर्च बहुत ज्यादा हो जाए। आखिरकार हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन बेस्ट आर्किटेक्चरल चॉइस हमेशा वही होती है जो परफॉर्मेंस और उसे मेंटेन करने की टीम की क्षमता के बीच एक सही बैलेंस बनाकर रखे। शुरुआत सिंपल रखें और पार्टीशनिंग तभी करें जब डेटा की डिमांड वैसी हो। इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ग्रोथ में रुकावट यानी बॉटलनेक बनने के बजाय उसे सही मायने में सपोर्ट करेगा। आज हमने काफी कुछ कवर किया है, डेटा को शार्ड्स में स्प्लिट करने के बेसिक मैकेनिक्स से लेकर उन सोफिस्टिकेटेड बैलेंसिंग एक्ट्स तक जो इन सिस्टम्स को रिलायबल रखने के लिए जरूरी होते हैं। जो एक सिंपल तरीका था स्टोरेज स्पेस बढ़ाने का, वो देखते ही देखते कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन गया, जिसमें कंसिस्टेंट हैशिंग, रेप्लिकेशन और रिक्वेस्ट राउटिंग जैसी चीजें शामिल हैं। जैसा कि हमने देखा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काफी पावरफुल है, लेकिन हॉटस्पॉट्स और कंसिस्टेंसी इश्यूज से बचने के लिए इसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। बात खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। किसी ऐसी एप्लीकेशन के बारे में सोचिए जिसे आप रोज यूज करते हैं। अगर आपको अभी उसका डेटाबेस पार्टीशन करना पड़े, तो वर्कलोड को बैलेंस रखने के लिए आप किस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पार्टीशन की तरह यूज करेंगे, और उस चॉइस की वजह से आपकी सबसे फ्रीक्वेंट सर्च कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी।